तीसरी बार बाढ़ का कहर। पूर्वी चंपारण के ग्रामीण इस साल तीसरी बार बाढ़ से जूझ रहे हैं। ये सुगौली के भवानीपुर गांव का नजारा है, जहां देखते ही देखते सिकरहना नदी ने इस पक्के मकान को अपनी आगोश में समा लिया और ये ग्रामीण अपनी आंखों के सामने बर्बादी का मंजर देखते रह गए। पिछले एक महीने के दौरान तेज कटाव के शिकार 1 दर्जन से ज्यादा मकान नदी में समा चुके हैं और बचा रह गया है ईंट और सीमेंट का ये मलबा। डूबते को तिनके का सहारा। अररिया के गरहा गांव में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। परमान नदी के पानी ने पूरे गांव को तबाह और बर्बाद कर दिया है। घरों में पैर रखने तक की भी जगह नहीं बची, तो इन महिलाओं ने बचा खुचा सामान और बच्चों के साथ बाढ़ के पानी में डूबे इस पेड़ पर शरण ले रखी है। तो ये महिलाएं बांस की चचरी पर बैठे बैठे बाढ़ की विनाश लीला देख रही हैं। बाढ़ के पानी ने ऐसा मजबूर किया है कि ये ग्रामीण मवेशियों को लेकर स्कूल के पहले तल्ले पर पहुंच गए हैं। तो परमान नदी की तेज धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर तुली हुई है। गांव पर पानी का कब्जा। ये सिवान के मोती छापर गांव का नजारा है। सड़क से लेकर गली मोहल्ले तक पर पानी ने कब्जा जमा रखा है। ऐसे में ये एकमात्र चचरी पुल ही स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन का एकमात्र जरिया है, जबकि हर घर में पानी भरा हुआ है। ये मीरा देवी का छोटा सा आशियाना है। बरामदे से लेकर बेडरूम तक हर तरफ पानी भरा हुआ है। पैर रखने की भी जगह नहीं बची। घर में रखा अनाज से लेकर सारा सामान पानी में बर्बाद हो गया। वो बाल्टी से जितनी बार पानी निकालने की कोशिश करती है, फिर से उतना ही पानी जमा हो जाता है। सुंदरपुर का बदसूरत चेहरा। जल जमाव ने रक्सौल नगर परिषद के सुंदरपुर मोहल्ले की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। घर आंगन से लेकर गली मोहल्ले हर तरफ पानी ही पानी है। कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक पानी नहीं निकला। अब हालात ये हो गई है कि बर्तन भी तैरना सीख रहे हैं। तो पानी में घिरे इस बुजुर्ग ने ईंट लगाकर अपनी चौकी ऊंची कर ली है। यहाँ के बाशिंदे पानी के बीच ही जिंदगी जीना सीख रहे हैं। जल जमाव से निजात कब? समस्तीपुर के कृष्णापुरी मोहल्ले के बाशिंदे पिछले 3 महीने से पानी के बीच जीने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर से लेकर स्कूल और कॉलेज हर तरफ पानी ही पानी जमा है। मोहल्ले की हर गली, हर सड़क पर कई फीट पानी भरा हुआ है, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पानी के बीच ही गाड़ियां चल रही है, तो साइकिल और रिक्शे पर गिरते पड़ते जिंदगी की पहिया धीरे धीरे घूम रहा है। झोपड़ी में कट रही जिंदगी। सैलाब में सब कुछ गवा चुके बाढ़ पीड़ितों ने पिछले 2 महीने से समस्तीपुर के गाइड बांध के किनारे शरण ले रखी है, जहां इनकी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे खिंच रही है। अब प्लास्टिक की यही छोटी सी झोपड़ी इनका पूरा घर संसार है। छोटे छोटे बच्चे और मवेशी यहाँ साथ साथ जीना सीख रहे हैं। अब इन्हें इंतजार है कि कब बाढ़ का पानी कम होगा और ये लोग अपने आशियाने में लौटेंगे। लेकिन ना बाढ़ का पानी घट रहा है और ना इनका इंतजार खत्म होने का नाम ले रहा है। पानी में फसल बर्बाद। नालंदा में पंचाने नदी ने 2 एकड़ में फैले फूलगोभी के खेत का ये हाल कर दिया। कई दिन तक पानी में डूबा पौधा गलकर बर्बाद हो चुका है और अब मिट्टी की ये क्यारियां ही बचकर रह गई है। नालंदा के किसानों ने लाखों रुपए खर्च कर फूलगोभी के पौधे लगाए थे। कुछ दिन में ये फसल तैयार हो जाते, लेकिन पंचाने नदी के पानी ने किसानों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया। नेताजी का जनसंवाद। बिहार में कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है, तो बड़ी बड़ी रैलियों की जगह छोटी छोटी सभाओं ने ले ली है। मुजफ्फरपुर के इस मोहल्ले में भी
नेताजी की नुक्कड़ सभा चल रही है। मोहल्ले के बुजुर्ग नेताजी का स्वागत कर रहे हैं, तो नेताजी उनके सामने अगले 5 साल के लिए नए नए वादों का पिटारा खोलकर खूब तालियां बटोर रहे हैं। ये कोरोना काल में वोटरों को रिझाने का नेताजी का नया आइडिया है। 5 साल बाद विधानसभा चुनाव का समय आया है, तो खादी से लकदक नेताजी को जनता जनार्दन की याद आई है। तभी तो गया जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर कच्ची सड़क पर धूल फांकते हुए नेताजी वजीरगंज के ग्रामीणों के बीच पहुंचे। चुनाव तक उनके लिए ये दीनहीन वोटर ही माई बाप हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए नेताजी इन उनिंदी गलियों की खाक छान रहे हैं। सालों से उपेक्षा के शिकार इन ग्रामीणों से जी भरकर बतिया रहे हैं और उनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वादों का पिटारा खोल रहे हैं और पूरे गांव की तस्वीर बदलने का दावा भी करने से नहीं चूक रहे हैं। मुजफ्फरपुर के इस आलीशान बिल्डिंग के इस कमरे में चलता है बोचहां की बीजेपी विधायक बेबी कुमारी का सोशल मीडिया वॉर रूम, जहां कई कंप्यूटर लगे हैं और उसी स्क्रीन पर आंख गड़ाए बैठे ये हैं सोशल मीडिया विशेषज्ञों की फौज। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका अचानक बढ़ गई है। अब इसी कमरे में नेताजी की चुनावी रणनीति तैयार हो रही है, तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे वोटर्स के दिल तक रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे क्षेत्र की जनता खुद कहते हैं कि विधायक जी थोड़ा कम निकलिए और मास्क लगा के निकलिए, और हम लोग के फ़ोन पर भी बता देते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं। इसीलिए मैं पूरे अपने टीम को बैठाई हूँ और मेरे टीम में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं अपने जनता को अवगत कराती हूँ। रांची सदर अस्पताल की शानदार बिल्डिंग का निर्माण साल 2007 में शुरू हुआ था। उस समय 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की योजना थी, लेकिन 13 साल बाद अस्पताल में सिर्फ 200 बेड लग सके हैं, तो आईसीयू से लेकर ज्यादातर काम भी अधूरा ही पड़ा है। जबकि अस्पताल की लागत 150 करोड़ से बढ़कर अब 437 करोड़ हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मोबाइल की रोशनी में इलाज। ये मुंगेर के हवेली खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नजारा है। रात के 7 बजे हैं और बिजली रानी 2 घंटे से गायब है। जनरेटर भी जवाब दे चुका है और पूरे अस्पताल में अंधेरा पसरा है। जब दर्द से करा रहे मरीज की हालत खराब हो गई, तो मोबाइल की रोशनी में ही उसे सुई दी गई और स्लाइन चढ़ाया गया। इस अस्पताल में ये हर दिन का नजारा है। कौन सुनेगा हमारी फरियाद? कोरोना की मार ने दूसरों को न्याय दिलाने वाले वकीलों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये धनबाद के कोर्ट कैंपस का नजारा है। कभी वकील और मुवक्किलों से ठसाठस भरे रहने वाले इस कैंपस में आज सन्नाटा पसरा है, तो ज्यादातर बेंच और कुर्सियां खाली पड़ी हैं। कोरोना काल में अदालत में सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में हजारों वकीलों को रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है और लॉयर्स संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। लॉयर्स को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में। बहुत से ऐसे लॉयर्स हैं जिनको बहुत कम ब्रीफ है, लेकिन चल रहा है। लातेहार की सड़क पर खड़ी ये चमचमाती बस हजारों किलोमीटर दूर केरल के कोल्लम शहर से यहाँ तक आई है। इस पर सवार ये मजदूर अपनी मिट्टी से दूर परदेश के सफर पर निकलने वाले हैं, जहाँ उन्हें अनानास के बागान में नौकरी मिली है। यहाँ मजदूर कोरोना काल में 6 महीने पहले अपने गांव लौटे थे, लेकिन बेकारी और भूखमरी ने उन्हें एक बार फिर केरल की बस पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सपनों की उड़ान। धनबाद के डीएवी स्कूल की 8वीं क्लास की होनहार छात्रा सुब्रोनिता के हाथों से तैयार CSLV MK3 रॉकेट का ये वो मॉडल है जिसे इसरो की ऑनलाइन प्रतियोगिता में
देश भर में पहला स्थान मिला है। एडवांस तकनीक पर आधारित ये मॉडल न सिर्फ संचार और परिवहन माध्यमों की तस्वीर बदल देगा, बल्कि दुश्मनों की ट्रैकिंग में सेना के लिए भी बेहद मददगार साबित होगा। देश भर के छात्रों के बीच इसरो जैसी प्रतिष्ठित संस्था से शाबाशी मिलने पर नन्ही सुब्रोनिता के सपनों को पंख लग गए हैं। जॉब मिला तो मैं एक सैटेलाइट डिज़ाइनर बनना चाहूँगी, ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूँ, या फिर जैसे ज़्यादा चीज़ें फिट करने में कम एरिया में, या फिर लाइट वेट सैटेलाइट बनाने में। आरा में खिलौनों का संसार। ये रंग बिरंगे खिलौने किसी का भी मन मोह सकते हैं। हाथ में बैग लिए गुड़िया रानी इतरा रही है तो ये मुलायम टेडी बियर मानो बच्चों को बुला रहा है। इस कमरे में एक से बढ़कर एक खिलौने का संसार समाया हुआ है। इस तरफ दिलकश नजारा है। आरा के जगदीशपुर की संस्था जन विकास क्रांति की पहल पर इन महिलाओं ने इन आकर्षक खिलौनों को अपने हाथों से तैयार किया है। आरा के गली मोहल्ले से होते हुए इन खिलौनों की डिमांड आज बड़े बड़े शहरों तक से हो रही है। यहाँ पे तो मतलब 150, 200 इसका लिमिट नहीं है कि कितनी लड़की कितनी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जो कोई आती हैं फिर शादी होता है चली जाती हैं, शादीशुदा भी लेडीज़ लोग आती हैं। ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर बनी है। पढ़ाई लिखाई जिसका बंद होने का नौबत था वह यहाँ से प्रशिक्षण सिलाई का ले या हैंडीक्राफ्ट का ले, और उसके बाद उन्होंने इनकम का अपना स्रोत बढ़ाया और अपने माता पिता अपने परिवार के भाई को भी हेल्प कर रही हैं। कैसे आगे बढ़ेगी बेटियां? पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से मीलों दूर पश्चिम बंगाल सीमा पर पहाड़ की गोद में बसा ये गांव है डुमका कोचा। पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे गांव की गलियों में खेल रहे हैं। इस गांव की बेटी हेतल की आंखों में बड़े बड़े ख्वाब हैं। उसने नरसिंहपुर के स्कूल में 8वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके आगे की पढ़ाई के लिए 20 किलोमीटर दूर गालूटी में स्कूल है, लेकिन वहां तक आने जाने के लिए साइकिल नहीं थी, तो पढ़ने लिखने से नाता टूटा और साथ में सारे सपने भी टूट गए। हेतल की ही तरह इस गांव के नैनिहालों के सारे सपने भी इसी तरह से एक एक कर टूटते जा रहे हैं। बच्चों के पास लकड़ी और छोटे छोटे पत्थर हैं। बच्चे गणित को इससे समझ रहे हैं। देखिए, इन बच्चों को पढ़ा रही ये टीचर बच्चों को कैसे समझा रही हैं। सुकमा के मुरतोंडा गांव में बच्चों की ये खास क्लास लगी है। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का यह तरीका काबिल तारीफ है। कोरोना की वजह से मोहल्ला क्लास चलाने को लेकर सरकार ने निर्देश दिए हैं। सुविधाओं की कमी है, लेकिन टीचर अपनी समझ से बच्चों के बीच ज्ञान की अलख जला रहे हैं। पत्थर से जोड़ के बताओ तो आप 5 पत्थर निकालो, पहली और दूसरी वाले। पलक गली में स्वागत है। रोहतास के बुद्धा खैरा गांव के इस घर में कुछ दिन पहले इस नन्ही परी का जन्म हुआ था। माता पिता ने प्यार से नाम रखा पलक, तो संझौली पंचायत ने उसके घर की गली का नाम भी पलक गली कर दिया। दरअसल संझौली पंचायत ने गांव की सड़कों और गलियों का नामकरण नवजात बेटियों के नाम से करने का फैसला लिया था। पलक गली के साथ ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत मैंने अपने गांव खैरा बुद्धा से, अपने पंचायत अपने गांव खैरा बुद्धा से की, और उस गली का नाम मैंने पलक गली रखी। कैनवास पर खूबसूरत पेंटिंग को साकार करती ये है अनंतनाग की तबिश। अनंतनाग की तबिश ऐसे तो MBBS की स्टूडेंट है, लेकिन ये पहचानी जाती है अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स के लिए। खास बात यह है कि तबिश ने पेंटिंग्स बनाने के लिए किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है और बचपन के शौक ने आज इन्हें कलाकार बना दिया। शुरुआत में तबिश ने अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर मिली अच्छी प्रतिक्रिया से तबिश का शौक जुनून में बदल गया। अपने शौक पूरा कर खुद पर फक्र करने वाली तबिश अब जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए नजीर बन गई है।
ठेले पर हरियाली का संदेश। गया में नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी हरियाली से भरी पूरी राजेंद्र कुमार की ये रेहड़ी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है, जिसमें एक तरफ तो चना चबेने का ढेर पड़ा है तो साथ में हरे भरे घास और पौधे भी खिलखिला रहे हैं। ठेले पर हरियाली देखकर हर कोई खींचा चला जा रहा है। मसालेदार चना चबेना की डिमांड कर रहा है तो नन्हे पौधों की बागियों को भी एक नजर निहार ले रहा है। अपनी रेहड़ी के जरिए राजेंद्र ने अनूठे तरीके से हरियाली का संदेश देने की कोशिश की है। अक्सर कोई देखी कैसे भीड़ लगा हुआ है, ऐसे ही लगा रहता हर मिसा हर जगह, जहाँ भी लगा दें तो सब खड़ा हो जाएगा। खाएगा चाहे ना खाएगा, मैं देखेगा कि क्या चीज बनाया है और खाए स्वाद भी बताइएगा कि कैसा खाया है। कहानी भोजपत्र की। आदिकाल में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो भोजपत्र की छाल का इस्तेमाल लिखने पढ़ने के लिए होता था। आध्यात्मिक नगरी देवघर की इस नर्सरी में सालों पहले हिमाचल प्रदेश से भोजपत्र का दुर्लभ पौधा लाया गया था, जो आज बड़ा हो गया है और इसके जरिए समृद्ध विरासत को बचाने की पहल की गई है। इसके तने खुरचने पर परत दर परत निकलती जाती है और आज भी इसका इस्तेमाल पढ़ने लिखने में हो सकता है। आज भोजपत्र पूजा के काम के लिए रह गया है। न वो स्याही है, न वो कलम है और न वो विद्वान है जो भोजपत्र में अंकित करके उन्हें करके लिखे। इसलिए इसका महत्व अति महत्व है और एक प्रकार का यह पत्र लुप्त के कगार पर है। इसका संरक्षण सरकार के तरफ से आवश्यक होता है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए इस प्रसाद की ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर दी। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि इसके लिए श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ एक करार किया। इस करार के तहत डाक विभाग ने श्रद्धालुओं के घर पर प्रसाद की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। ऑनलाइन प्रसाद के लिए लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। कोरोना की वजह से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले भक्तों की संख्या कम हुई है, जिसकी वजह से ऑनलाइन प्रसाद की सुविधा शुरू की गई। अगर कोई ऑनलाइन प्रसाद का ऑर्डर करता है तो उसे इसमें माता की चुनरी, चांदी का एक सिक्का और मंदिर में लगने वाला भोज भेजा जाता है। इसके लिए देश के किसी भी कोने से प्रसाद का ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। कोरोना काल नहीं होता तो भक्तों की इस सैलाब का कोई और छोर नजर नहीं आता। कई दिन पहले से यहाँ भक्तों की भीड़ लग जाती, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस बार यहाँ भक्तों की संख्या गिनती की है। हाँ, इतना जरूर है कि भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। पुलिस के रोकने के बाद भी शाम भक्त यहाँ खिंचे चले आए हैं। बाबा का मंदिर बंद है, फिर भी भक्त लगे हुए हैं बाबा की पूजा अर्चना करने में। मृत्यु के देवता हैं यमराज, लेकिन यहाँ जिंदगी बचाने उतरे हैं। उन गैर जिम्मेदारों को रास्ता दिखाने के लिए उतरे हैं जो कोरोना काल में भी बिना मास्क के ही घर से निकल पड़ते हैं या फिर बाजार में लापरवाही से बाज नहीं आते हैं। जरा देखिए इनको। इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। इन्हें बिना मास्क के पकड़ा गया, लेकिन जब फाइन की बारी आई तो फिर हील हुज्जत करने लगी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो गाली देने और बदतमीजी करने का आरोप मढ़ने लगी। लेकिन ये यमराज भी बड़ा सख्त किस्म का है। बिना फाइन भरे इनको घर नहीं जाने देगा। ये देखिए, इन्हें थाने ले जाने की तैयारी हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस की हैं। बाजार में बेपरवाहों को सबक सिखाने के लिए और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने ये एक अनोखा अभियान चलाया है, जिसका नाम दिया गया है आप मास्क चुनेंगे या यमराज।